नमस्कार दोस्तों, चंद्रेश सिंह परिहार। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूं। जो भाई बहन बहुत सारे तरीके से प्रॉब्लम उठाते हैं रियल इस्टेट में, उन सारे लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि दोस्तों और अपने मित्रों जो भी हैं या अपने रिश्तेदारों के बहकावे में मत आएँ और हर कंपनी या किसी भी फर्म के झांसे में मत आएँ। किसी भी कंडीशन पे कुछ चीज़ें आज इम्पोर्टेंट आपके महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जो कि ऑलरेडी आपको मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट दिला सकती हैं या बहुत ही गर्त में डाल सकती हैं। तो ये आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सुनना है, समझना है ध्यान से। मैं कुछ टॉपिक आपको बताने वाला हूं जिनको आप अनुसरण करके अपने बहुत बड़े लॉसेस से बच सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो प्रॉफिटेबल जर्नी है उसको आप अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हूँ कि प्लॉट खरीदने से पहले सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी हैं, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ज़रा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि अगर आप किसी अथॉरिटी से इम्प्रूवमेंट नहीं लेते हैं तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। जैसे कोई अथॉरिटी है, चाहे वो आपका एलडीए हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई भी हो सकती है। लखनऊ में है तो लखनऊ की आपकी अथॉरिटी एलडीए हो गई, लखनऊ विकास प्राधिकरण। या और आगे देखते हैं आवास विकास पे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जिला पंचायत से किसी तरीके से अपने आप को देख सकते हैं, जिला पंचायत। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, चाहे नगर निगम का हो, जिला पंचायत का हो, एलडीए का हो, आवास विकास का हो, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्लॉट परचेस करना है, किसी भी प्लॉट को परचेज करने से पहले क्या क्या चीज़ों को डॉक्यूमेंट्री को चेक कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ आपको बहुत नुकसान हो जाएगा और आपका किया हुआ प्रयास या आपकी गाढ़ी कमाई एक क्षण में डूब जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझना है और ये चीज़ें जाननी हैं। मैं बार बार रियल इस्टेट से संबंधित चीज़ों के वीडियोस आपके सामने पहुंचाता रहता हूं कि जो भाई बहन कहीं ऐसी दिक्कत फेस करने जा रहे हों उनको वहां से मैं बचा सकूं, निवार सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्री देखकर ज़मीन ना खरीदें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे भाई बहनों को रजिस्ट्री दिखा दी जाती है और वो उसे सही मान लेते हैं, उसमें फ्रॉड हो सकता है, नो डाउट। मैं आज मार्केट के अगर स्टडी की बात करूं तो 30 से 40% ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहां पर लोग फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ क्या है कि रजिस्ट्री देखकर ज़मीन ना खरीदें। रजिस्ट्री दिखाई जा सकती है, नकली रजिस्ट्री बनाई जा सकती है। सबका एक ही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा 2, 4, 5 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा, हो जाने दीजिए, लेकिन उसे वेरीफाई करा लीजिए, ठीक है। आपको जहां आप रजिस्ट्री ऑफिस पे होते हैं, ठीक है, उस रजिस्ट्री ऑफिस पे पहुंच करके आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई करा लेना है। जिसमें क्या हो सकता है, रजिस्ट्री आप उसे वेरीफाई कराएंगे और खतौनी जो आपकी होती है, बहुत सारे लोग खतौनी देखते हैं और एकदम अनाधुन विश्वास हो जाता है। दोस्तों, खतौनी में जो आदेश है, इस आदेश को चेक करा लीजिए कि भूमि वाकई में है कितनी, उस खतौनी में कितनी भूमि बची हुई है, इसका आप बहुत अच्छे से आकलन करा लीजिए। मैंने आपको बताया ना कि जहां आप लाखों रुपए अपने इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहीं वो बहुत बड़ा आप शिकार ना हो जाए फ्रॉड के, तो 2-4 हज़ार रुपये का खर्चा हो सकता है। वैसे तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाबू है या आपको जिससे भी चेक कराना होता है, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार साहब होते हैं, तो आप उनके साथ बात कर लीजिए, ठीक है। या कहीं से भी कोई प्लान करके आप इसे ज़रूर चेक कराइए। वकील, एक अच्छा वकील कर लीजिए जो सारी चीज़ों की वेरीफाई कॉपी मंगा लेगा। तो कहीं ना कहीं आपको खतौनी पे विश्वास बंद करके नहीं करना है, आदेश देखना है कि खतौनी में क्या आदेश चढ़ा हुआ है या भूमि कितनी है। मतलब जिसको आप लेने जा रहे हैं वो भूमि कम है और आपका जो रजिस्ट्री है वो किसी अदर सेक्शन पे हो रही है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको खतौनी के आदेश को और भूमि कितनी, इसको चेक कर लेना है। दूसरा स्टेप आता है मैप का, नक्शे का। देखिए, लीगल लोकेशन, जब आप नक्शा किसी का देखते हैं जहां पर आप ज़मीन अपना खरीदने वाले हैं, चाहे वो लैंड हो चाहे वो प्लॉट हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लैंड दिखाई जा रही है पार्क के आसपास और लैंड आपकी रेलवे ट्रैक के आसपास पड़ रही है या तालाब के आसपास पड़ रही है या ऐसी जगह पे जहाँ पर आपका जीएस लैंड है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, मैप देखना है कि मेरी मैप की एक्चुअल लोकेशन क्या है, मतलब लीगल लोकेशन में आपके मैप की क्या है और गाटा संख्या वो वहाँ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए होगा कि आप इसे कैसे चेक करेंगे मैप को। इसके बाद लोन की बात आती है। लोन या जो बैंक में बंधक है ज़मीन, इसको भी बहुत अच्छे से वेरीफाई करा लेना है कि कहीं आपकी ज़मीन में कोई प्रीवियस लोन तो नहीं चल रहा है या कहीं ज़मीन मॉर्गेज तो नहीं है। मीन्स भूमि मुक्त प्रमाण पत्र एक मिलता है कि इस भूमि पे किसी प्रकार का लोन या किसी प्रकार का बंधक नहीं है जिसे आप निकलवाते हैं। 12 साला भी लोग इसको कहते हैं। तो ये चीज़ आप आराम से चेक कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको इन सब चीज़ों से आसानी होने वाली है। आप क्लियरिटी की तरफ बढ़ते हुए चलते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जमीन कितनी बाकी है। आप ध्यान दीजिए, आप देखते हैं जो गाटा संख्या होता है ना, तो गाटा नंबर में क्या होता है कि सपोज दैट आपकी ज़मीन 9000 एरिया है, 9000 एरिया गाटा संख्या में शो हो रही है, और ज़मीन आपकी जो है 12000 एरिया किसी भी बिल्डर ने बेच दिया है या किसी भी इंफ्रा डबल स्पेस ने बेच दिया है। तो होता क्या है कि आसपास या तो जीएस लैंड है या तालाब की लैंड है या रेलवे ट्रैक की लैंड है, तो आप लोगों को नहीं पता होता है और वो उसको सम्मिलित कर लेते हैं। और बाद में क्या हुआ, रोड लाइट सब निकाल दिया, सारा चीज़ हो गया, पता चला कि मैंने जो ज़मीन ली थी मेरी ज़मीन तो जीएस में आ रही है या तालाब के ज़मीन पे मेरी ज़मीन आ रही है या अदर कोई भी लोकेशन पे आपकी ज़मीन आ रही है। तो ऐसे में क्या है कि आपको कितनी ज़मीन है एग्जैक्ट वो गाटा संख्या से पता चल जाएगा, और उस गाटा संख्या में कितनी ज़मीन बेची जा चुकी है बिल्डर के द्वारा या इंफ्रा डबल फर्श के द्वारा, तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या होता है, 3000 जो एरिया एक्स्ट्रा ज़मीन बेच दी गई, यहाँ पर अगर आपकी लैंड आ जाएगी तो आपके साथ एक बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। आप ज़मीन भी ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो जाता है, बाद में पता चला ज़मीन जहाँ पे मेरी है वहाँ मुझे नुकसान है क्योंकि ज़मीन मेरी नहीं है, गवर्नमेंट से संबंधित है, किसी न किसी प्रॉब्लम में आपको फंसना है। तो ये आपको निस्तारण करके बैठना है, ठीक है, चेक कर लेना है। नेक्स्ट चलेंगे डबल रजिस्ट्री। होता क्या है डबल रजिस्ट्री के बारे में, जैसे कोई ए व्यक्ति है, उसने क्या किया, किसी बी व्यक्ति को ज़मीन बेच दी और बी व्यक्ति ने क्या किया, दाखिल खारिज नहीं कराया, कोई बात नहीं, दाखिल खारिज नहीं कराया, इसमें डिले कर दिया, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को नहीं मेंटेन करते बहुत सारे लोग और आलस कर जाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं। और बी व्यक्ति ने क्या किया, किसी सी व्यक्ति को ज़मीन बेच दी। अब ये सी व्यक्ति क्या है, इसने तो दाखिल खारिज कराया ही नहीं है और इसने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए, जब तक दाखिल खारिज नहीं होती है तो ज़मीन किसी न किसी दूसरे या तीसरे शख्स को भी बेची जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान देना है कि जो ए व्यक्ति है वो ज़मीन का वाकई में मालिक था या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो दाखिल खारिज कराया नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोचा हो जाता है और ज़मीन 2-2, 3-3 लोगों को वही सेम ज़मीन बेच दी जाती है। तो पहले क्या करिए, रजिस्ट्री अगर आपकी डबल ना हो, इससे बचना है। तो दाखिल खारिज अगर आपने नहीं कराया तो डबल रजिस्ट्री के चांसेस हैं। या फिर वसीयत हो गई, ये भी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए कि किसी ने इस ज़मीन को कहीं वसीयत के नाम पे किसी अदर को तो नहीं कर रखा है, तो वसीयत चेक कर लीजिए। या तहसीलदार का न्यायालय होता है, एसडीएम न्यायालय में जाकर के या जिला न्यायालय में केस जो विचाराधीन, तो कोई ऐसा नहीं है, उसको आप क्लियर कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको रजिस्ट्री ऑफिस से पता करनी है। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, छोटी छोटी डॉक्यूमेंटेशन की होती है स्टडी, और आराम से आप अपने बड़े नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है यह ज़मीन किस श्रेणी की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो ज़मीन लेने जा रहे हैं कहीं आपके साथ छलावा तो नहीं हो रहा है। ज़मीन में अगर श्रेणी पता चल जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं। जैसे चकबंदी की जो एक अभिलेख देखना होता है आपको, 41 और 45, चकबंदी 41 और 45 अभिलेख को देखिए कि वो ज़मीन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राम सभा की ज़मीन आ रही है या वन विभाग की ज़मीन आ रही है या तालाब है या रेलवे ट्रैक की ज़मीन आ रही है। इस प्रकार की बहुत सारी ज़मीनों को क्या करना है, आपको देखना है कि मेरी ज़मीन 41 और 45 अभिलेख के अंदर है या इस ज़मीन पे कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि कोई ना कोई ये सारे के सारे जो आपको बताया, ग्राम सभा जिसको जीएस लैंड बोलते हैं, या आपका वन विभाग हो गया, तालाब हो गया, रेलवे हो गया, इन सब जगह तो अपनी ज़मीन नहीं आ रही है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है भौतिक कब्जा है या नहीं। दोस्तों, जब आप ज़मीन लेते हैं तो सबसे पहले आप टोकन करिए। टोकन करते हैं, टोकन कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 10% जो भी आप करते हैं, टोकन करते हैं। टोकन करने के बाद क्या होगा, आप उस ज़मीन पे 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का समय ले लीजिए।
कि मुझे कुछ समय चाहिए पैसा इकट्ठा करने के एक्सेट्रा, या अपना एग्रीमेंट जो एक होता है टोकन में, उस एग्रीमेंट में आप कह दीजिए कि भाई पहले मैं अपना यहाँ बाउंड्री कराऊंगा, या मैं थोड़ा मिट्टी गिरवाऊंगा, या कुछ एक्टिविटीज़ मैं ऐसी करूंगा कि ताकि अगर कोई किसी प्रकार का इसमें लफड़ा समझ में आता है, या आसपास के लोग उसको सूचना दे देंगे अगर किसी ने इस पर कोई कब्जा कर रखा है, तो वो व्यक्ति सामने निखर के आ जाएगा और आप एक बड़े फ्रॉड से बच सकते हो। और इस फ्रॉड से बचने में आपको ये जो कब्जा संबंधित वर्क है ना, ये आपको बहुत ही रिलीफ प्रदान करेगा। जो होगा वो सामने आपके आ जाएगा। तो यहाँ पर चाहे आप मिट्टी डलवा सकते हैं, या बाउंड्री करा सकते हैं, या आपने कहा कि थोड़ा मुझे ट्रैक्टर चलाना है, तो इस प्रकार की सब चीज़ें आ जाएंगी। तो भौतिक कब्जा आपको देखना ही देखना है कि किसका है। अगर जिस व्यक्ति ने आपको ज़मीन बेची है वाकई में उसका भौतिक कब्जा है, तो ये चीज़ सामने आ जाएगी। या किसी अदर की यहाँ पे कोई ना कोई कब्जे की बात चल रही है, तो वहाँ पर वो भी चीज़ निखर के आ जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको बाकायदा याद रखने हैं। सबसे पहले चीज़ क्या मैंने आपको बताया था कि ज़मीन किसी न किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से या किसी न किसी अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है, ये चेक कर लीजिए। और बाकी ये सारी चीज़ें तुरंत रजिस्ट्री और अपने खतौनी पे क्या करिए, डाउट मत करिए, अपनी रजिस्ट्री खतौनी ले लीजिए, आप आराम से वेरीफाई उसको चेक कराइए। चेक कराने के बाद ही फिर आगे का कदम बढ़ाना है। तो दोस्तों, आज आपके नॉलेज ये बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और ऐसी नॉलेज मैं आपको लगातार देता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।